हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर तीसरा डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने प्रीवियस सेशन में भूकंप से संबंधित चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज हम भूकंप के छाया क्षेत्र है, जो छाया क्षेत्र है उद्गम का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि छाया क्षेत्र के बारे में, जो शेडो जोन होता है भूकंप का, उसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में जो वेरियस तरंगे थी, जो वेव्स थी भूकंप की, पी, एस और एल वेव है, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और उनको नेचर को देखा था। यदि आपने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर गो थ्रू कीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें जो आगे है वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि भूकंप लेखी यंत्र है जो सिस्मोग्राफ है, पर दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ भी ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर कोई भूकंपीय तरंगे पहुंच नहीं पाती है, ठीक है, अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं, शेडो जोन कहते हैं जिनको। ठीक है, तो यहाँ पे आगे है कि विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वत्र भिन्न होता है। जो चित्र 3.2 अ व ब में पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लय की भूकंप अभिकेंद्र, जो अधिकेंद्र है 105 डिग्री से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस तरंगे दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। जो भूकंप लय की अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों का अभिलेखित नहीं किया जाता है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है। दोनों प्रकार के तरंगों के लिए छाया क्षेत्र यानी शेडो जोन है वो 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र। एस तरंगों के लिए एस तरंगे नहीं पहुंचती है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। तो एक बार जो भी हमने डिटेल से पढ़ा है, एक बार उसको इन जो डायग्राम दिए हुए हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये डायग्राम है वो पी तरंग के छाया क्षेत्र को निर्देशित करता है। अब यहाँ पे भूकंप उद्गम हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भूकंप एनर्जी रिलीज हुई है, अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो तरंगे चारों दिशाओं में जाएगी, ठीक है, बिल्कुल जा रही है चारों दिशाओं में। लेकिन जैसे ये कोर, जो क्रोड भाग है यानी कोर पार्ट है, उसको उसकी सीमा को क्रॉस करेगी, तो जो पी तरंगे हैं उनकी नेचर में चेंजेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो पी और एस तरंगे दोनों ही हैं, ठीक है, इस वाले बेल्ट में दोनों और पी और एस तरंगे दोनों हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस कोर भाग को क्रॉस करेगी तो पी तरंगों का जो रास्ता था वो चेंज हो गया, ठीक है। और बाद में ये क्या करती है, 145 डिग्री से, मतलब दोनों ओर 145 डिग्री के बीच में प्राप्त होती है वापस दूसरी साइड में, ठीक है। जबकि जो 105 से 145 डिग्री दोनों ओर, एक इधर और इधर, यानी ए पार्ट और बी पार्ट, यहाँ पे पी तरंगे प्राप्त नहीं होती है, तो इसको हम पी तरंगों का छाया क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पी तरंगे हैं। उसी प्रकार से दूसरा है एस तरंगों का छाया क्षेत्र। अब एस तरंगों के छाया क्षेत्र में क्या होता है कि एस तरंगे जैसे ही भूकंप आया, यहाँ पे पी तरंगे और एस तरंगे दोनों, हमने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा था, यहाँ तक कहने का मतलब दोनों तरंगे आती है। 105 डिग्री तक दोनों ओर पी तरंगे और एस तरंगे दोनों प्राप्त होती है। अब जैसे ही क्रोड भाग को क्रॉस करती है, एस तरंगे विलुप्त हो जाती है, यानी पी तरंगों की तो डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ एस तरंगे हैं वो जैसे क्रोड भाग में एंटर करती है, यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, कहने का मतलब वापस दूसरी तरफ प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए जो एस तरंग का छाया क्षेत्र है वो ये है 105 डिग्री के मध्य दोनों ओर, ठीक है, प्रत्येक एस तरंगों का छाया क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाला रीजन है। तो हम मान सकते हैं कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र है वो एस तरंगों के छाया क्षेत्र से छोटा है, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है हमें, ठीक है। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र है वो दोनों ओर इतना है, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में। वहीं पर एस तरंगों का छाया क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है, ठीक है। तो यह है बेसिकली शैडो जोन का कॉन्सेप्ट। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्षेत्र एक पट्टी यानी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा वरन पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जो पृथ्वी का पूरा भाग है उसके 40% से भी अधिक पोर्शन पर एस तरंगे आती है, ठीक है। अगर कोई भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र अभिलेखित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दे रखा है, ये एग्जाम में डिटेल इतनी नहीं पूछेंगे हम, ठीक है। उसी प्रकार से भूकंप के प्रकार है, ठीक है, मतलब भूकंप कितने प्रकार के हैं। अब हमने भूकंप की तरंगों के बारे में पढ़ लिया, उसी प्रकार से जो पी और एस तरंगों का जो शेडो जोन है उसके बारे में देख लिया। अब जो टाइप है भूकंप के उनके बारे में देखते हैं।
सामान्यतः विवर्तनिक जो टेक्टोनिक भूकंप है अधिक आते हैं, यानी जो प्लेटों के बीच में जो मूवमेंट है उनकी वजह से भूकंप ज्यादा क्रिएट होते हैं। यह भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ही ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक भूकंप के रूप में समझा जाता है। यह भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में सीमित होते हैं। जब वोल्केनिक विस्फोट होता है, यानी पहली कंडीशन में जो विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। दूसरे केस में क्या होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो विस्फोट के साथ में वोल्केनिक इरप्शन होता है तो अर्थ का वाइब्रेशन होता है, तो उसे हम भूकंप बोलते हैं। खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छतें ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, यानी कोलैप्स हो जाती है। इन्हें भूकंप कहा जाता है। नियत भूकंप यानी कोलैप्स टाइप के अर्थक्वेक होते हैं। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूकंप में कंपन होते हैं। इस झटके को एक्सप्लोजन यानी भूकंप यानी विस्फोटक भूकंप के रूप में जाना जाता है। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित यानी रिजर्वायर इंडेड भूकंप कहा जाता है। जो रिजर्वायर इंडेड यानी जो एनर्जी है वो जल के स्टोरेशन, जो वाटर को हमने संगठित किया था, एक जगह इकट्ठा किया था, उसके परिणाम स्वरूप भूकंप आया है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो है भूकंपों का माप, यानी जो मेजरमेंट है भूकंप का वो कैसे किया जाता है, एक बार इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ के भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है, यानी जो इंटेंसिटी है भूकंप की यानी तीव्रता है उसके आधार पर भूकंप का मापन किया जाता है। तो भूकंपीय तीव्रता की मापनी जिसे रिक्टर स्केल कहते हैं नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है, यानी जो इंटेंसिटी बोलते हैं हम, वो क्या है, जिस समय एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का जो इम्पैक्ट है उसी को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 1 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता जो इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्कले, ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है, मर्कले के नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्येक हानि के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 है, यानी जो रिक्टर स्केल है उसकी गहनता तो 0 से 10 के बीच में है। और जो इंटेंसिटी स्केल है जिसे हम मर्कले स्केल भी बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी गहनता कितनी है, 1 से 12 के बीच में। ठीक है। तो दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है। पहली है मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है। मैग्नीट्यूड स्केल, जो इससे हम रिक्टर स्केल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। रिक्टर स्केल्स के नाम से ये 0 से 10 के बीच में होती है। ठीक है। दूसरी है इंटेंसिटी स्केल। ठीक है। इंटेंसिटी स्केल ये आपकी मर्कले स्केल के नाम से भी जानती है। ठीक है। इसको मर्कले स्केल के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो गहनता है वो 0 से 12 के बीच में होती है। ठीक है। तो दो चीजें हैं, दो, एक तो रिक्टर स्केल है और दूसरी मर्कले स्केल है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस 10 से 12, सॉरी 0 से 10 के बीच में और 0 से 12 के बीच में। तो ये दो चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे भूकंप के प्रभाव। अब जो इम्पैक्ट है भूकंप के वो क्या है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, यानी नेचुरल डिजास्टर है, तो मैन मेड भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। भूकंपीय आपदाओं से होने वाले प्रकोप क्या है कि पहला तो भूकंप का भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति। विसंगति का मतलब है कि पहले यहाँ पे मैदानी क्षेत्र था, बाद में यहाँ पे एक दरार पड़ गई। ठीक है। तो ये पोर्शन बीच वाला हट गया। उसी प्रकार से भूस्खलन हो गया, मृदा सर्पण सॉइल लिक्विफिकेशन हो गया, धरातल के एक तरफ झुकना हो गया, यानी पहले धरातल ऐसे थी पर बाद में भूकंप आने के बाद में इसका झुकाव हो गया। हिमस्खलन हो जाना, धरातलीय विस्थापन हो जाना। धरातल का मतलब कहने का मतलब यहाँ इस स्थान से इस स्थान पर गड्ढा हो जाता है और इस स्थान पर वापस उभार आ जाता है। बांधों एवं तटबंधों का टूटना, आग लगना, इमारतों का टूटना, ढांचे ध्वस्त होना, वस्तुओं को गिरना, सुनामी आना, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये है, जैसे यहाँ पे जो सेटलमेंट थे वो पूरे जो कोस्टल एरिया थे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गए, यहाँ पे आवासीय कॉलोनियाँ ध्वस्त हो गई, यहाँ पे जो सिटी रीजन है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। उसी प्रकार से जो इंडोनेशिया का एक दृश्य है, यहाँ पे जो लाइट की पोल है ये गिर गए और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो गया। ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे एशियन डेथ टोल है, यानी 10,000 के आसपास डेथ हुई थी। ठीक है। जो 2004 में सुनामी आई थी सुमात्रा के आसपास, जो टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ था उसकी वजह से सुनामी आई थी, भूकंप आया था, जो वर्ल्ड लेवल पर इतनी डेथ हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे आगे बोल रहा है कि उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 प्रभाव स्थल रूप पर देखे जा सकते हैं, जबकि उसके अन्य उस क्षेत्र में जन धन की हानि को समझा जा सकता है। यानी जो शुरुआत के 6 पॉइंट है, यानी यहाँ तक ये सतह पर होते हैं। ठीक है। और बाद में बाकी वाले ये जो धरातलीय विस्थापन है, बांध है, आग, इमारतें हैं, ये ठीक है अलग है। ठीक है। सुनामी का प्रभाव भी तब पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र के अधः स्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो।
यानी समुद्र की गहराई में कोई भूकंप आता है, जो प्लेटें हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो वाटर के रूप में फिर मूव करती है आगे। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, यह वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न हुई है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर के स्केल 5 से अधिक हो तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल जो पैमाना है उसमें यदि, यानी रिक्टर स्केल को हमने पढ़ा था 0 से 10 के बीच में होता है पैमाना। मर्कले स्केल का कितना होता है, ये तो रिक्टर रिक्टर स्केल का है, मर्कले का है 10 से 12 के बीच में। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, यदि रिक्टर स्केल पर 5 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आता है तो वो विनाशकारी प्रवृत्ति का होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है भूकंप की आवृत्ति। अब भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, तीव्र भूकंप के झटके जन धन की हानि होती है, बेसिक बातें हैं। फिर भी नई विश्व के विभिन्न भूकंप तीव्र भूकंप ही आते हैं, केवल वही क्षेत्र जहाँ मनुष्य के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं हम। ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्राय यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, 1 से 2 वर्ष में एक बार ही आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर महसूस होते हैं। ठीक है, यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अर्थ के किसी भी पोर्शन में कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। अब नेक्स्ट है पृथ्वी की संरचना। अब पहला है भूपर पट्टी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, ये बहुत भंगुर यानी ब्रिटल भाग है जो जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर पट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के निचले नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। अब यहाँ पे है कि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई औसतन 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक है, 30 से 35 किलोमीटर तक। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो शेडो पोर्शन है ये 30 किलोमीटर के आसपास है महाद्वीपों पे, लेकिन महासागरों के नीचे नीचे एक पतली सी पट्टी है। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर के आसपास है, तो ये क्लियर है वही चीज। अब नेक्स्ट है कि मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में ये मोटाई और भी अधिक है। जैसे यहाँ पे ये पर्वतीय रीजन है तो यहाँ पे थोड़ी गहराई और है। यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपर पट्टी की मोटाई 70 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो 70 किलोमीटर के आसपास की जितना बाहर निकला है उसका 9 गुना अंदर है। ठीक है, जो 9:1 का रेशियो है। ठीक है, तो इस वजह से जो ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे, यहाँ पे ये और नीचे गहराई में गए हुए हैं, इनका जो भूपर पट्टी का क्षेत्र है वो। दूसरा है मेटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये महासागर है, महासागरों के नीचे इतना सा है, महाद्वीपों के नीचे इतना है। अब यहाँ पे पर्वत है, पर्वतों के नीचे भी यहाँ तक इतनी गहराई तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है मेटल। भूगर्भ में प्रॉपर्टी के नीचे वाला भाग मेटल कहलाता है। ये मोह असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनो का शब्द का मतलब होता है दुर्बल, यानी जो लचीला होता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है, यानी ज्वालामुखी का जो लावा धरती पर आता है, जो मैग्मा क्रिएट होता है पृथ्वी में, वो लगभग 400 किलोमीटर गहराई तक होता है। कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर में। भूपर्पट्टी एवं मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल लिथोस्फीयर बनाते हैं, दोनों कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बल मंडल के समाप्त हो जाने के बाद होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ी थी प्रीवियस सेशन में यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा ना, एक तो क्रस्ट पोर्शन है जिसमें लिथोस्फीयर है, उसके बाद में एस्थेनोस्फीयर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्मा यहाँ पे क्रिएट होता है, फिर एक वेंट के द्वारा बाहर आता है। ठीक है, तो ये है ऊपरी मेटल है जो थोड़ा दुर्बल अवस्था में है, और जो निचला मेटल है वो थोड़ा रिजिडिटी है, यहाँ पे कहने का मतलब। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है क्रोड भाग। अब क्रोड यानी कोर पोर्शन है, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों का के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड वे मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है, यानी ये वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2900 किलोमीटर से शुरू होता है और 6370 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, तो ये पूरी ये डिस्टेंस है वो इतनी है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो होता है लिक्विड और ये होता है रिजिड। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ये तो होता है कठोर और ये होता है दुर्बल अवस्था में। ठीक है, अवस्था में है क्रोड का भारी पदार्थ मुख्यतः निकेल व लोहे फेरम से बना हुआ, जिसे निफे कहते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना सियाल सीमा और निफे। ठीक है, जो निफे बोलते हैं उसका मीनिंग यही है कि निकिल और फेरस से, लोहे से बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस थी, मतलब जो
इंफॉर्मेशन थी वो भूकंप के बारे में थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है ज्वालामुखी के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप, पहला तो ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी से जो निर्मित स्थल रूप है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी की धरातल पर पहुंचता है। यानी जो वोल्केनोज है उसके आसपास का जो पोर्शन है उसको हमने कहीं ना कहीं मैप में देखा होगा, कहीं टीवी में न्यूज में देखते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट विस्फोट होता है। तो यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया होता तो अभी निकल रहा होता तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है, जिसको हम लाइव आंखों से देखते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है दुर्बल मंडल पे ये मैग्मा क्रिएट होता है, बाद में ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। ठीक है, जब ये तरल पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है ये मैग्मा कहलाता है। जब ये भूपटल पर या धरातल पर पहुंचता है तो इसे लावा बोलते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है। जब ये जमीन के अंदर होता है जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, इस मैप में, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये रेड पोर्शन दिख रहा है, ये है लावा। ठीक है, जैसे ये धरातल पर बाहर आ जाएगा इसको हम मैग्मा बोल देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है पोर्शन। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह, लावा से जमा हुए टुकड़े के मलबा, जो ज्वालखंडिस्मा, जो पायरोक्लास्ट, जो डेब्राइज होते हैं, ठीक है, जो ज्वालामुखी बम होते हैं, राख होते हैं, धूलकण गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन शामिल होते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी बम का मतलब या मलबा का मतलब है कि ज़्यादा बड़े पोर्शन नहीं है, जो अपेक्षाकृत छोटे जो गोलार्ध में होते हैं उस टाइप के निकल के आते हैं बाहर। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ ज्वालामुखी निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, जो प्रकार है उनका क्लासिफिकेशन क्या हुआ एक बार उनको देखते हैं। ठीक है, अब ज्वालामुखी पहला है सील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, सील्ड वोल्केनोज, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी को सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। यानी जो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ दें, इसको बेसाल्ट प्रवाह वाले ज्वालामुखी को छोड़ दें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होते हैं, इसी कारण इन ज्वालामुखी की ढाल तीव्र नहीं होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा सेल्ड वोल्केनो, एक मिनट, ये वाला है, ठीक है, 2 नंबर सेल्ड वोल्केनो। यानी यहाँ पे जो स्लोप है वो स्टीप नहीं है, एकदम जेंटल स्लोप है। ठीक है, जैसे ही लावा निकलता है चारों दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी ढलान नहीं होती है। यदि किसी सॉरी यदि किसी तरह निकास यानी जो वेंट होती है उसमें पानी भर जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, विस्फोटक हो जाते हैं। जब वेंट में पानी भर जाता है, लावा निकलता है, तो विस्फोट के साथ में बाहर मतलब विस्फोट के साथ में ये ज्वालामुखी फूटते हैं। अन्यथा कम विस्फोट होना ही इनकी विशेषता है। यह ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है और निकासी पर एक शंकु कोन बनाता है। इसे सिंडर कोन या सिंडर शंकु के रूप में जाना जाता है। जो सिंडर शंकु है वो किससे संबंधित है? सील्ड वोल्केनो से संबंधित है। ठीक है, ये सील्ड ज्वालामुखी है। ठीक है, जैसे ये छोटा सा वेंट बन गया यहाँ पे। ठीक है, और उसी प्रकार से जो सिंडर शंकु है वो इस टाइप के बन जाते हैं, चारों तरफ लावा फैल जाता है और जैसे जैसे लावा ठंडा होता जाता है ये एक छोटे से कोण के रूप में आकार ले लेते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित ज्वालामुखी यानी कॉम्पोजिट वॉल्केनो। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट के अपेक्षा अधिक ठंडे, सियान या गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट के होते हैं। इसमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडसीमा यानी जो पायरोलास्टिक जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जम जाता है। इसके जमाव मिश्रित होते हैं, इसलिए इसको मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉम्पोजिट वॉल्केनो है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परतें बन रही है। ठीक है, जो परतें बन रही है अलग अलग, ये मिश्रित वॉल्केनो है। ठीक है, कहने का मतलब एक बार जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो यहाँ पे लावा चला गया चारों साइड में, और जैसे ही थोड़ा टाइम मिला, बीच में गैप मिला, तो दोबारा जैसे ही लावा ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो वापस दोबारा परत बन जाएगी। ऐसे करके एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, थोड़ा टाइम मिला तो मैग्मा यहाँ पे जमा हो गया, लावा यहाँ पे ठंडा हो गया, और उसी प्रकार से जब काफी टाइम बाद में जैसे ही वापस ज्वालामुखी उद्गार होगा तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे परतें बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनको मिश्रित ज्वालामुखी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ज्वालामुखी कुंड, जो काल्डेरा होता है, जिसको काल्डेरा बोलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ठीक है, सबसे विशाल कौन से हैं? सबसे विशाल है
सील्ड ज्वालामुखी। और सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी कौन से हैं? काल्डेरा टाइप के। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। ठीक है, धंसे हुए विध्वंसक लावा गिरने से जो गड्ढे बनते हैं वो ज्वालामुखी कुंड के रूप में विकसित होते हैं, जिसे काल्डेरा कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस मैप में देखते हैं काल्डेरा कहाँ पे है। ये रहा यहाँ पे। तो काल्डेरा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, जो लेयर्स है वो विच्छिन्न हो गई। ठीक है, तो ये विस्फोट होते हैं, इतना स्पीड से विस्फोट होते हैं कि जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये एक बार हवा में जाता है, और हवा में जाने के बाद में जब वापस इसके वेंट पे गिरता है ना, तो यहाँ पे गड्ढा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए इसको काल्डेरा वोल्कन, यानी सबसे विस्फोटक इसी प्रकृति के होते हैं कि ये इनका जो मलबा है एक बार हवा में जाता है विस्फोट के साथ में, और जैसे ही विस्फोट की जो एनर्जी है रिलीज हो जाती है, तो उसके बाद में ये वापस उसकी कुपिका पर गिरते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये विस्फोटक हो जाते हैं, यानी काल्डेरा एक झील टाइप बना लेते हैं। इनका ये विस्फोटक रूप बताता है कि इनमें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है, वरन इसके पास स्थित है। इनके इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होते हैं, यानी जो पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में विस्तृत हमने पढ़ा था, फिर प्रीवियस जो अभी ज्वालामुखी पढ़ा था, एक परतें बन जाती है ऐसी अलग अलग टाइप की। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, यानी फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस। ठीक है, ये ज्वालामुखी अत्यंत तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बाहर निकलता है। हमने जो शुरुआत में जो ज्वालामुखी पढ़ा था सिल्ट वोल्केनो, तो सिल्ट वोल्केनो में हमने पढ़ा था कि बेसाल्ट प्रकार के ज्वालामुखी को छोड़ दें तो सिल्ट वोल्केनो सबसे बड़े होते हैं। तो संसार के कुछ भागों में 1000 वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है, और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं, यानी जो थिकनेस होती है वो 50 मीटर तक होती है इनकी। ठीक है, उसी प्रकार से कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है। भारत के दक्कन ट्रेप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार ज्यादातर भाग पाया जाता है, वो बेसाल्ट प्रवाह नाम के जो ज्वालामुखी है उसी से बना है। वृहद बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ से ही अधिक वृहद क्षेत्र में प्रवाह हुआ है। यानी जब हम इंडियन प्लेट पढ़ा था, हमने जो भारत का भौतिक पर्यावरण पुस्तक को डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंडियन प्लेट है जो नॉर्थ वर्ड मूव कर रही थी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मूव कर रही थी, तो जो इंडियन ओशियन में रीयूनियन आइसलैंड है, रीयूनियन आइसलैंड पे जैसे ही जो इंडियन प्लेट है रीयूनियन आइसलैंड से गुजरी थी, यानी जो हॉट स्पॉट है वहां से गुजरी थी, तो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। तो आने वाले तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में हम जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको पढ़ेंगे, तो एक बार वापस इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी किस टाइप के बनते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती है, तो जो बीच में जो वीक पोर्शन होता है ना, वहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसको मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी कहते हैं। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में, मतलब जब हम जो सागर नितल प्रसार है हैरी हेजल हैस ने दिया था, उसमें हम इस चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। अब सबसे पहले तो हमने ज्वालामुखी के जो टाइप थे वो पढ़ लिए, कौन कौन से। एक तो सील्ड प्रकार का पढ़ा, ठीक है, उसी प्रकार से एक काल्डेरा पढ़ा, और उसी प्रकार से मिश्रित पढ़ा हमने, बेसाल्ट प्रकार का पढ़ा, और मध्य महासागरीय प्रकार का जो कटक ज्वालामुखी है उसको पढ़ा था। ठीक है, अब हम जो स्थलाकृतियाँ बनती है, जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं ज्वालामुखी से, उनको पढ़ते हैं। तो पहला है अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ। अंतर्वेदी स्थलाकृतियों का मतलब है कि जो जमीन की गहराई में बनती है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, कहने का मतलब जब तक मैग्मा सतह पर नहीं आकर लावा नहीं बनता और उनसे स्थलाकृतियाँ नहीं बनती, उनसे पहले जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसको हम एक बार देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें बनती है, आग्नेय शैल बनती है। लावा का ये जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है, या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैलों की परतों में हो जाता है। यानी जैसे ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ यहाँ पे, ये बैतोलित है। ठीक है, बैतोलित से जले जैसे ही लावा निकला और इसकी मतलब इंटेंसिटी कम थी, तो ये दरारों में घुस गया इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ पे जम गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा मतलब कहना का मतलब धरातल पर नहीं आया अभी, इसी तरह, ठीक है, इसकी तरह। तो ये यहाँ पे लेकोलित के रूप में जम गया, तो ये दरारों के रूप में जम गया। इसको इनको अंतर्वेदी जो आकृतियां हैं उसके रूप में इंगित करते हैं। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें ज्वालामुखी शैलें हैं। ठीक है, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है उसको ज्वालामुखी शैलें कहते हैं। और पातालीय जो प्लूटोनिक शैलें हैं, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है, उनको
प्लूटोनिक टाइप की जो चट्टानें बनती है वो होती है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती है। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां यानी इंट्रेंसिव फॉर्म्स कहलाती है, जो चित्र 3.4 में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक तो महास्कंद है, स्कंद है, भित्ति है, सिल है, जो लेकोलिथ है, जो ज्वालामुखी नालिका है वो एक अलग है। ठीक है, जो अपर्दित लेकोलिथ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ज्वालामुखी के जो आंतरिक जो चट्टानें होती हैं वहां पे बनती है। एक बार इनको इंग्लिश में देखते हैं। जैसे यहाँ पे बैथोलिथ है, बैथोलिथ में ये जो स्ट्रक्चर बनता है उनको बोलते हैं एक्सोनिथिक। ठीक है, फिर यहाँ पे सिल बनता है। सिल का मतलब है कि दरारों में लावा चला जाता है उससे बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिल है। उसी प्रकार से डाइक है। ठीक है, डाइक भी दो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से डाइक है, सिल है, लेकोलिथ है। यहाँ पे वापस ये सिल बन गया दरारों में। उसी प्रकार से जो स्टॉक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो स्ट्रक्चर जो स्थलाकृतियां हैं वो अंदर बनती है। तो इसमें सबसे पहला है बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रपट्टी के अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये एक गुबद के आकार का विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा जब ये ऊपरी पदार्थ हट जाते हैं तो ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड है, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। अब यहाँ पे सब हमने बैथोलिथ पढ़ा। ठीक है, तो ये पोर्शन है बैथोलिथ का। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बैथोलिथ है। अब ये बैथोलिथ क्या होता है, कभी कभी धरातल के पास आ जाता है। ठीक है, तो धरातल के पास आ जाता है तो जैसे ही यहाँ पे अपरदन शुरू होना होता है तो ये क्या बाद में हमें मतलब आंखों से दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ऊपरी जो परत होती है वो हट जाती है वायु या जल द्वारा। ठीक है, अपरदन के माध्यम से। तो ये कभी कभी हमें बैथोलिथ का जो फॉर्म है वो सतह पर दिखने लग जाता है। नेक्स्ट है लेकोलिथ। ठीक है, ये गुबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा हुआ है। इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल इतना है कि यह लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटका के पठार में ग्रेनाइट की चट्टानें बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर अब अपतरित यानी एक्सपोलेटेड हो चुकी है, वह धरातल पर देखी जा सकती है। ये लेकोलिथ और बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। यानी जो अपतरित का मतलब है कि ये कोई गुंबदनुमा जो आग्नेय चट्टानों का भंडार है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या है कि बाद में टेम्परेचर, रेनफॉल और इनकी वजह से अपर्दन हो जाता है। जो परत रूपी अपर्दन होता है उसको बोलते हैं एक्सफोलिएटेड। ठीक है, तो ये है इनका मेजर एक जो अपर्दन का एक फैक्टर है, कारक है वो अपतरित यानी एक्सफोलिएटेड के रूप में यानी उभर कर सामने आता है। ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे लेकोलिथ। अब लेकोलिथ क्या है कि कालांतर में धीरे धीरे यहाँ पे अप्रदान हो जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन हट जाएगा तो ये धरती की सतह पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लेकोलिथ बोलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लेपोलिथ, फेकोलिथ और सील। ठीक है, लेपोलिथ, फेकोलिथ और सील के बारे में। ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ ये अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी, ठीक है, तस्तरी के आकार का जम जाए तो ये लेकोलिथ कहलाता है। यहाँ पे लेकोलिथ का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दे रखा है। लेकोलिथ यहाँ पे है। ठीक है, तस्तरी के आकार के, ये मतलब इस टाइप का जम जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो वेंट होती है, मैग्मा की वेंट होती है, ऐसे जम जाता है बीच आंतरिक भागों में, जैसे यहाँ पे जमा हुआ है ये। ठीक है, ये लेकोलिथ है। ठीक है, यहाँ पे माँ स्कंद यानी बैथोलिथ से जुड़ा हुआ है। माँ स्कंद को इंग्लिश में बैथोलिथ बोलते हैं। ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ वाला पोर्शन है और ये एक जो पाइप है वाहिका है उसके द्वारा जुड़ा हुआ मेन पोर्शन से। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति यानी एंटीक्लाइन के ऊपर व अभिनति यानी सिंक्लाइन के तल में लावे का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडार से जुड़ी हुई होती है, जो क्रमशः बैथोलिथ और बैथोलिथ में विकसित होती है। यह ही फैकोलिथ कहलाते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है। ठीक है, एक बार इनको देखते हैं। ये जैसे ही इस साइड में इस परत में मैग्मा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या परतदार रूप में जमने लग गया। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है इसमें, एक मिनट, ये वाला पोर्शन है इसको तो बोलते हैं हम, जैसे ऊपर उठा हुआ पोर्शन उसको क्या बोलते हैं, अपनति। ठीक है, यानी एंटीक्लाइन। और जो नीचे वापस यहाँ पे ये गहराई नुमा पोर्शन गया हुआ इसको बोलते हैं अभिनति। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो फोल्ड पढ़ते हैं हम, फोल्डेड माउंटेन पढ़ते हैं, तो उसमें जो चीजें होती है उस टाइप की यहाँ पे आंतरिक भागों में लावा जमने से बनती है। इनको हम ये इस नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों सम्मिलित रूप को, इस वाले पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, फेकोलित। ठीक है। जो फेकोलित वाली टर्म है ना, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो लहरदार परतनुमा चट्टानों एक निश्चित वाहक नली में मैग्मा भंडारों से जुड़ी हुई होती है, उसको हम इस अवस्था में मानते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है। जैसे ये वाला पोर्शन है। ठीक है। तो ये एक चादर के रूप में यहाँ पे जम गया। ठीक है। तो इसको हम सिल कहते हैं। सिल कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट कहते हैं और घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है। आपके ये वेंट है, ये वाई का है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इतनी सी पतली जो पट्टी थी वो बनी, और दूसरा इतना बड़ा जो पोर्शन था वो पट्टी के रूप में, सील के रूप में जम गया। ठीक है। तो इसको तो बोलेंगे हम सीट, और इसको बोलेंगे सील। ठीक है। जिसकी मोटाई कम होगी उसको बोलेंगे सीट, और जिसकी मोटाई यानी थिकनेस ज्यादा होगी उसको बोलेंगे सील। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है डाइक। जब लावा का एक प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और अगर ये इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो इसे दीवार की भांति संरचना बनती है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्रों के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रेप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक नोक समझी जाती है। वाहक का मतलब है कि जैसे ही अब जो दक्कन के ट्रेप का निर्माण हुआ था उसके इनिशियल फेज में क्या हुआ था कि जो बैथोलिथ से लावा है जो वाहिकाओं के रूप में ऊपर आया था। अब कुछ वाहिकाएं ऐसी थी जो लावा को, सॉरी मैग्मा को धरातल पर लाने में सक्षम हुई, उसके बाद में ये लावा बन गया। ठीक है। जैसे वोल्केनो ये कोण बन गए। अब बाद में ये दूसरी डाइक है, ये क्या है कि धरातल के नीचे ही रह गई, कहने का मतलब सतह पर नहीं आ पाई। ठीक है। तो इसको हम डाइक बोलते हैं। तो बहुत सी सारी ऐसी ऐसी स्थलाकृतियां होती है जो कहने का मतलब धरातल पर प्रकट नहीं हो पाती है। ठीक है। जो वाहिकाएं होती है, जो पाइप होते हैं, वो धरातल पर प्रकट नहीं हो पाते हैं, इनको हम डाइक के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो ये है बेसिकली जो आपकी अंतर्वेदी जो स्थलाकृतियां हैं ज्वालामुखी से संबंधित, वो ये है बेसिकली। ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। ठीक है। सबसे पहले हमने जो भूकंप का जो स्ट्रक्चर था उसको देखा हमने, यानी जो शेडो जोन था। एक मिनट, कहाँ गए, हाँ यहाँ पे है। ठीक है। सबसे पहले भूकंप के छाया क्षेत्र को पढ़ा हमने। ठीक है। उसके बाद में हमने जो भूकंप के प्रकार है उनको देखा था। उसके बाद में हमने जो भूकंप के प्रभाव है उनको देखा, और भूकंप के माप को भी देखा था। हमने दो स्केल पढ़ी है, एक मैग्नीट्यूड स्केल जिसे रिक्टर स्केल के रूप में जानते हैं, 0 से 10 के बीच में इसकी इंटेंसिटी होती है। फिर इंटेंसिटी स्केल पढ़ी थी मर्कले स्केल। ठीक है। वो 0 से 12 के रूप में होती है। और जो मर्कले स्केल है, जो मर्कले जो व्यक्ति था वो इटली से संबंधित था। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, ये ऐसे पूछ लेंगे जो भूवैज्ञानिक मर्कले थे वो भूकंप संबंधित एक स्केल दी थी, वो कहाँ के थे। ठीक है। तो ये इटली के थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट सीधे सीधे। ठीक है। चार ऑप्शन देंगे, उसमें से एक इटली होगा। ठीक है। फिर है भूकंप की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा हमने। फिर पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा। ठीक है। उसके बाद में ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थल रूप थे वो पढ़ी। अब ज्वालामुखी पहले हमने शील्ड ज्वालामुखी के रूप में पढ़ा। फिर हमने मिश्रित ज्वालामुखी को पढ़ा। मिश्रित ज्वालामुखी के बाद में हमने ज्वालामुखी कुंड के बारे में यानी काल्डेरा के बारे में पढ़ा। काल्डेरा के बाद में हमने बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के बारे में पढ़ा, और फिर मध्य महासागरीय कटक के बारे में पढ़ा। तो एक बार वापस ये ज्वालामुखी प्रकार है उनको देखते हैं। पहला है शील्ड वोल्केनो, दूसरा है डोम वोल्केनो। डोम वोल्केनो का मतलब है कि एक गुब्बद टाइप की स्थलाकृति बन जाती है। ठीक है। एक वेंट होती है, मैग्मा होता है ये, जो कॉन्वेक्स स्लोप होती है वो बन जाती है। उसी प्रकार से एक है एस सिंडर वोल्केनो। ठीक है। इसका जो कोण है वो और ज्यादा तीव्र हो जाता है, यानी जो ऊपर से जिसका कोण फ्लैट होता है उसको डोम वोल्केनो बोलते हैं, और जिसका ऊपरी कोण है जो फ्लैट नहीं होता है उसको हम जो एस सिंडर वोल्केनो है वो उसके नाम से जानते हैं। और एक जो लास्ट है वो है फिशर वोल्केनो। फिशर वोल्केनो का मतलब है कि जैसे हम नदी बहती है ना, सतह पर जल की नदी बहती है, वैसे ही जो लावे की नदियां बहती है उनके टाइप के जो वोल्केनो होते हैं उनको फिशर वोल्केनो कहते हैं। ठीक है। एक नदी के रूप में जो लावा बहता है उसको फिशर वोल्केनो कहते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने जो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में डिटेल से देखा था। ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले लेकोलिथ को पढ़ा। लेकोलिथ के बाद में यहाँ पे लेकोलिथ को पढ़ा। लेकोलिथ के बाद लेपोलिथ, पेकोलिथ और सील के बारे में पढ़ा। सील के दो प्रकार है, एक तो सीट है और दूसरा सील है, और इसी प्रकार से डाइक को पढ़ा था। ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। और आने वाले सेशन में हम जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है,
जो सागर नित्तल प्रसार सिद्धांत है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।